Hello trainees. Today we shall discuss regarding inventory control. देखिए स्टोर में बहुत सारे चैप्टर है स्टोर का बारे में जानकारी लेने के लिए इन्वेंट्री इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी टफ एंड थिंकेबल सब्जेक्ट एज बिकॉज ऑल द सिस्टम ये आपको घर में हो सकते हैं बाहर में हो सकते हैं जो सिस्टम आपने किए हैं वो सिस्टम अगर सही तरह से आपको चलाना है तो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल वन ऑफ द vital and means subject as well as process for ensuring smooth working procedure. Normally इन्वेंट्री कंट्रोल एक्चुअली क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत कुछ में हो सकते हैं. अगर ये स्टोर का बारे में इधर में हम डिस्कस करें तो ईच एंड एवरी मटेरियल को always should be available at optimum level so that indentor may not suffer for want of material. In other hand, ये मटेरियल ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए. अगर ज़्यादा हुआ तो मटेरियल क्या होते हैं, सरप्लस हो जाते हैं, लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं. इसको भी देखना जरूरी है. तो ये दोनों तरफ, एक तरफ क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और दूसरा तरफ क्या है, आपको मटेरियल शुड बी अवेलेबल एट ऑप्टिमम लेवल इन ऑल रिस्पेक्ट. तो ये दोनों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वही इन्वेंट्री कंट्रोल है. और इसको एफिशिएंटली अगर आप कर पाए तो अपने अपने आप सेटिस्फाई कर पाएंगे, आपको जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे. इसको हाउ टू मेजर? फर्स्ट 31 मार्च में हम लोग देखते हैं स्टोर का जो 31 मार्च में जो स्टॉक है वो स्टॉक को इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, मतलब मानिए उसमें 2000 मटेरियल है, 2000 मटेरियल को जो जो क्वांटिटी है उनका रेट, उस दिन का रेट देके हम लोग मल्टीप्लाई करके उनका एक्चुअल होल्डिंग कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, वो कॉस्ट. और साल भर में वो स्टोर से जितनी सारे इंडेंटर हैं उनको जितनी मटेरियल भेजे हैं उसको भी मॉनिटरी वैल्यू देके हम डिवाइड करें और इसको एक रेशियो बनाए तो वो रेशियो होते हैं इन्वेंट्री रेशियो. ये रेशियो देके हम लोग को पता चल जाते हैं हाउ एफिशिएंटली कंट्रोल आवर इन्वेंट्री सिस्टम. और अगर ये रेशियो विद इन 15% हो तो हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सही तरह से लागू हो रहा है, उसको पालन हो रहा है. इन्वेंट्री बहुत कुछ में हो सकते हैं. ये इन्वेंट्री का मतलब इन ऑर्डर टू मीट फ्यूचर डिमांड, इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इन स्टोर डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री कवर्स रॉ मटेरियल, consumables, spares, work in progress, finished product. So different type of material भी हो सकते हैं. इसका बाद आए हैं इन्वेंट्री कंट्रोल का. अगर डेफिनेशन आपको मांगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल नथिंग बट ए आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग द स्टॉक लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स at optimum level with incurring least amount of investment so that we can meet the target as fixed by the management efficiently. मतलब क्या है, हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये आर्ट है, हमारे जो रुपया दिया जाता है उसको सही तरह से हम उपयोग करें. और ये उपयोग कैसे ढंग से होते हैं, हमारे जो टारगेट दिया हुआ उसको अगर फुलफिल करें तो ये टारगेट को अगर सही तरह से हम कंप्लाई करें और इसलिए इसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम कर सकते हैं तो ये हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल इज एफिशिएंटली मेजर्ड. ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेंट्री है उसको स्लो डाउन करना, कीप डाउन करना, उसको रिड्यूस करना, घटाना. ये इन्वेंट्री कंट्रोल क्या हेल्प करते हैं?
ये इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प करते हैं इन जितनी सारे इन्वेंट्रीज है उसको सही तरह से मेंटेन करना ऑप्टिमम लेवल पे। एट द सेम टाइम हमारी जो कस्टमर है उसको सही तरह से सर्विस देना और विद द कंज्यूमिंग लीस्ट कॉस्ट, कम रुपया हम इन्वेस्ट करके ज्यादा उसको सर्विस देना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे। अगर सही तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल पालन करें तो ब्लॉकिंग कैपिटल अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हम नेशनल कैपिटल, नेशनल सेविंग्स कर सकते हैं। अगर नेशनल सेविंग्स करेंगे तो हम भी एक पार्ट बन जाएंगे नेशनल इकोनॉमी को। हमारे इस इन्वेंट्री कंट्रोल सही तरह से करेंगे तो उसको कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं, हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन एज वेल एज ऑब्सोलेंस। कोई मटेरियल हमारे ज़्यादा आ जाए तो इट विल बी अ ग्रेट चांस फॉर ऑब्सोलेंस एज वेल एज डिप्रिसिएशन। ये भी घट सकते हैं एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सकते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। हाउ टू कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल बाय व्हाट आर द टेक्निक्स? क्या टेक्निक हम अपनाते हैं? देखिए बहुत सारे टेक्निक है। सिलेक्टिव मैनेजमेंट हो सकते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डिजाइनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रैशनलाइजेशन, वैल्यू एनालिसिस, कंप्यूटराइजेशन। Selective management, these are the main vital. In this technique, various items of store are classified in various classification depending upon the consumption, value unit, critically for organization, source of supply, purchase problem, rate of drawal, seasonality and store balance on a particular date. मतलब क्या है? हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये जो जितनी सारे मटेरियल है, ये मटेरियल को हम सही तरह से ग्रुपिंग करें और ये जांच करें कौन मटेरियल वाइटल है, कौन सेफ्टी है। हर मटेरियल को क्रिटिकली जांच करें, करने के बाद हम इसको हम हमारे तरफ से देखें जो मटेरियल को डिमांड ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करेंगे, जिसको वाइटल है उसको हर चीज में हम इसको कोशिश रहते हैं जो ये मटेरियल रहना चाहिए। अगर वो मटेरियल भी ना हमको काम उठेगा ही नहीं। तो ये सब सही तरह से जांच करने के लिए इसके बाद हमारे कहाँ कौन सोर्स ऑफ सप्लाई है, कौन दे सकते हैं, कौन मटेरियल खराब हो सकते हैं, कैसे परचेजिंग प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी कॉर्नर को अगर सही तरह से हम कंट्रोल करें तो ये सिलेक्टिव मैनेजमेंट होता है, तब इन्वेंट्री कंट्रोल बेहतर होते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इन दिस टेक्निक items are certain exception are tackled on different point, overstock, surplus। मतलब कोई चीज मैनेजमेंट एक्सेप्शन से भी हो जाते हैं। जैसे आपको पास कोई मटेरियल सरप्लस हो, कोई ओवरस्टॉक हो, उसको सही तरह से आप मॉनिटरिंग करें तो ये भी आसान हो जाता है। अगर कोई मटेरियल ओवरस्टॉक हुआ तो हमको वो गलत स्टेप उठाना होगा, नेक्स्ट ईयर में हम नहीं खरीदेंगे, वो स्टॉक देके ही हम उसको उठाएंगे। तो ये भी एक मैनेजमेंट या एक्सेस। डिजाइनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ऐसा हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऐसे रिक्रूटमेंट करेंगे जो ईच एंड एवरी मटेरियल शुड बी अवेलेबल एट ऑप्टिमम लेवल, ज्यादा घट भी नहीं जाए और ज्यादा बढ़ भी नहीं जाए, सरप्लस और डेफिशिएंट भी नहीं हो जाए। ये हमारा एम होना चाहिए। रैशनलाइजेशन, देखिए टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वैरायटी रिडक्शन आर यूज टू मिनिमाइज लीड टाइम ऑफ द मटेरियल। अगर आपको सही तरह से टेक्निक या स्टैंडर्डाइज ऑफ मटेरियल करे तो आपको ये लीड टाइम का मिनिमम, आप लीड टाइम को घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और ये लीड टाइम जहां तक रिड्यूस होगा तो अननेसेसरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। तो ये भी एक इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है। Value analysis, value function performed by the material are analyzed and alternative design raw material suggested to achieve the same function at minimum cost। वैल्यू एनालिसिस क्या होता है? हमारे पास जो मटेरियल लगते हैं वो मटेरियल को हम सही तरह से जांच करें, इसका ऑल्टरनेटिव कोई मटेरियल हमारे पास है लेकिन वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको सही तरह से मॉनिटर जांच करें कौन मटेरियल से दूसरा काम भी उठा सकते हैं। और अगर वो मटेरियल मेरे पास सफिशिएंट है तो हम क्यों बाहर में जाएंगे खरीदने के लिए, क्यों हमारे ज़्यादा खर्चा हम करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस। द लास्ट वन इज वेरी वेरी वाइटल, कंप्यूटराइजेशन।
अगर कंप्यूटर आने के बाद इसको सही तरह से हम उपयोग करें तो हमारे पास बहुत आसान हो जाते हैं ईच एंड एवरी पार्ट को सही तरह से कंट्रोल करना। पहले मैनुअली होते थे, उतना आसान नहीं होते, बहुत सारे मटेरियल है, तो अभी कंप्यूटराइजेशन होने के बाद ये बहुत आसान हो गया टू टैकल ऑल द इन्वेंट्री कंट्रोल। इसका बाद आप ये चैप्टर आपको जो स्टॉकिंग जो पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ाए थे, ये भी उधर में डिटेलिंग है इधर, फिर भी ये भी वन ऑफ द पार्ट मिनिमम रीऑर्डर लेवल पॉइंट। देखिए हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होते हैं वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल में डालते हैं। मतलब एक मटेरियल को स्टॉक को हम स्टॉक आउट नहीं करने देते। स्टॉक आउट अगर करने दिया उसका बाद हम प्रोक्योरमेंट जाए तो ये परिस्थिति आ जाएगी, कोई कोई मटेरियल हमारे स्टोर में अवेलेबल नहीं होगी, तो ये तो आइडियल नहीं हो सकते। आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, उसका बाद देखा दिया कोई मटेरियल आपको पास है नहीं, तो काम उठाएंगे कैसे? तो इसीलिए रीऑर्डर लेवल पॉइंट होते हैं जहां पर हम ट्रिगरिंग करते हैं फिन प्रोक्योरमेंट एक्शन के लिए। और ये रीऑर्डर लेवल एक्चुअली लीड टाइम डिमांड प्लस बफर स्टॉक ये दोनों होते हैं। बफर स्टॉक क्या होते हैं? टू मेक गुड द फ्लैक्चुएशन ऑफ लीड टाइम। मिनिमम लेवल ऑफ स्टिक सर्टेन ये मिनिमम क्वांटिटी हम डिफाइन कर लेते हैं, इसका बाद हम ट्रिगरिंग करते हैं प्रोक्योरमेंट एक्शन जाने के लिए। इसका बाद मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम इज द क्वांटिटी मोस्ट इकोनॉमिकल इन ऑर्डर टू एट ए टाइम। मतलब देखिए रीऑर्डर लेवल में तो आप आए हैं, उस पॉइंट में आपको ट्रिगरिंग करेंगे, लेकिन हाउ मच अमाउंट यू हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट, ये भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। नॉर्मली हाई वैल्यू आइटम को क्या होता है, 3 महीना के लिए हम खरीदते हैं, हाई वैल्यू आइटम है। अगर मीडियम या लो वैल्यू आइटम है तो हम 12 महीना के लिए खरीदते हैं। तो ये 12 महीना हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आप जब बाहर में खरीदने जाए, आपको घर में जब कोई मटेरियल खरीदने जाते हैं, चावल मानिए कि एग्जाम्पल चावल के एक दिन के लिए खरीदते नहीं, एक दिन रेगुलर हम नहीं खरीदते, और साल भर कभी नहीं खरीदते, महीना भर के लिए खरीदते। अगर महीना भर के जब खरीदते हैं हम क्या करते, जब खत्म हो जाते तब तो हम मार्केट में नहीं जाते, थोड़ा बहुत जब बचते हैं हमारा चावल, फिर हम मार्केट जाके खरीद के उसको ट्रिगरिंग करके उसको भर देते। तो ये भी एक ही सिस्टम है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, द आइडियल क्वांटिटी ऑलवेज, ये आइडियल क्वांटिटी है जो हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर और ज्यादा वक्त हम में प्रोक्योरमेंट जाए, मिनिमम क्वांटिटी खरीदे, तो हर टाइम में हमको कैश होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का बढ़ जाएगी, तो ये भी हमको देखना है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमा ग्राफ। इधर में देखिए बाएं तरफ स्टॉक, ये वाई एक्सिस में स्टॉक, एक्स एक्सिस में टाइम, ऊपर में देखिए मैक्सिमा, बीच में आरओ रीऑर्डर लेवल पॉइंट, मिनिमा, नीचे बफर स्टॉक। तो ये क्या होते हैं, बीच में देखिए एक रेड कलर डॉटेड लाइन है, ये रीऑर्डर पॉइंट है। ये तो मैक्सिमा पॉइंट, उधर में भर गया स्टॉक, फिर आप यूज कर रहे हैं, घटते 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 नीचे जा, रीऑर्डर लेवल में ट्रिगरिंग हो रहा है। जो रीऑर्डर लेवल जब ट्रिगरिंग हो रहा है तो उसका बाद फिर भी वो जब ट्रिगरिंग होगा प्रोक्योरमेंट एक्शन के लिए, तब तो मटेरियल आएंगे नहीं, कुछ टाइम लगते हैं, उसके लिए लीड टाइम बोलते हैं। तो लीड टाइम ये होने के बाद ये अल्टीमेटली देखिए बफर स्टॉक को नीचे हम जाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये बफर स्टॉक के नीचे चले जाएगा तो ये देयर मस्ट बी स्टॉक आउट पोजीशन। तो ये बफर स्टॉक जब आ जाते हैं उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ये और मटेरियल आ चुकता है, आने के बाद फिर भर जाते ऊपर चले गए मैक्सिमा, फिर दोबारा ऐसे ऐसा करके घटते रहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल पॉइंट और टाइम में मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट का बीचा बीच ही हो सकता है। तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट से दूसरा ट्रिगरिंग पॉइंट प्रोक्योरमेंट का हम ऑर्डरिंग साइकिल बोलते हैं। ये एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफ है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एवरेज मंथली कंजम्पशन इनटू लीड टाइम मंथ, पहले भी हम बोले हैं। अगर आपको लीड टाइम के बारे में कोई दुविधा है तो मेरे दूसरे जो स्टोर का बारे में दिया हुआ है,
प्रोक्योरमेंट और रिक्रूटमेंट ऑफ स्टॉक, वो देख लीजिए, डिटेलिंग आपको समझ में आ जाएगा। और बाफा स्टॉक वो भी उधर में दिया हुआ है, प्लस बाफा स्टॉक माइनस स्टॉक ऑन हैंड, ये होते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये परचेसिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को बैलेंस करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका बाद आए एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज help to exercise selective control when confronted with large number of item. It rationalize the number of order, number of item, reduce the inventory। मतलब आपको अगर एबीसी एनालिसिस नहीं अपनाए तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। जहां पर बहुत सारे मटेरियल हम लोग डील करते हैं, वो मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, 10% ऑफ द मटेरियल 70% कंज्यूम और 10% 70% रिसोर्स कैट। मतलब क्या, ए कैटेगरी में हम लोग डालते हैं, हमारे जितनी सारे मटेरियल है उसको 10% हम ए कैटेगरी में डालते हैं। और हमारे मानिए 100 करोड़ रुपया हमको इन्वेस्ट प्रोक्योरमेंट के लिए दिए हैं, तो 100 करोड़ से 70% 70 करोड़ हम ए कैटेगरी में खर्चा करेंगे। और बी कैटेगरी में 20% आइटम, जो मानिए 2000 आइटम है, उसका 20% आइटम क्या होता है, 400 आइटम। तो 400 आइटम हम ये बैलेंस 20% में, मतलब हमको 100 करोड़ रुपया दिया तो 20 करोड़ रुपया उसमें डालेंगे, यूज करेंगे। और बचे हुए सी कैटेगरी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, इसमें 70% आइटम, मतलब अगर 2000 आइटम है तो 70% क्या होता है, 1400। वो 1400 आइटम ओनली 10 करोड़, हमारे 100 करोड़ दिया हुआ है, उससे 10% मतलब 10 करोड़ हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये होते हैं एबीसी एनालिसिस। वीडी एनालिसिस क्या है, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। बहुत सारे आइटम हमारे पास, हम ये रेल में बहुत हम लोग अपनाते हैं। वाइटल, जो आइटम वाइटल, जिसको बिना हमको चलते नहीं, ये आइटम अगर नहीं रहे तो हमारे काम रुक जाएगी, तो इसको वाइटल आइटम बोलते हैं। और एसेंशियल आइटम क्या है, इसके शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसको काम चला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड में नहीं चला सकते, इसको एसेंशियल। डिजायरेबल आइटम, जो डिजायरेबल हमारे रहने से अच्छा होते हैं, बेहतर होते हैं, लेकिन अगर नहीं रहे फिर भी कुछ आसमान जमीन फर्क नहीं पड़ते, तो इसको डिजायरेबल बोलते हैं। ये एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसका बाद भी और कुछ कुछ एनालिसिस है। एसडीई एनालिसिस, स्केर्स, डिफिकल्ट, इजीली अवेलेबल। ये और एक एफएसएन, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। और एचएमएल एनालिसिस, हाईएस्ट, मीडियम, लो, बेस्ड ऑन द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस से ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।